Hello students, I welcome you all to the YouTube series lectures of Infinity Engineering Academy. बेसिकली इन लेक्चर सीरीज़ में हम काफ़ी सारे MCQs डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको यूज़फुल रहेंगे. आपकी गेट एग्जामिनेशंस, आपकी नेशनल एंड स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम्स, उसके अलावा आपके कॉलेज के एग्जामिनेशंस, आपके PSU की प्रिपरेशंस, इन सभी में आपके ये MCQs आपको हेल्पफुल रहेंगे. कई बार क्या होता है, आप थियोरी तो पढ़ लेते हैं बट इफ़ यू डोंट सॉल्व द MCQs आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता. So what I will try to do here is whenever I am solving any MCQ, I will see to it that आपको एक जो राइट ऑप्शन है उसके अलावा बाकी के ऑप्शंस हैं उनसे भी आपको थियोरी समझ में आए. ठीक है, तो आपको एक ही MCQ से काफ़ी सारी थियोरी समझ में आएंगी. So now I am going to firstly begin with the MCQ series of environmental engineering. Okay, so this is my first MCQ. Find the population at the end of 2011 by arithmetic increase method. So we have to find the population at the end of the year 2011. Let us first know what is the formula. According to the arithmetic increase method, formula for finding the population is equal to P0 plus n times x bar. यहाँ पे ये n क्या है? n is your number of decades. n is the total number of decades. कौन से दो ईयर्स के बिटवीन का डिकेड्स रहेगा? जो लास्ट ईयर का पॉपुलेशन आपको मालूम है और जो ईयर का पॉपुलेशन आपको फाइंड आउट करना है, उन दोनों का डिफरेंस में जितना डिकेड्स है दैट विल बी योर वैल्यू ऑफ n. So what is n in this case? Your population is to be found out for the year 2011 and your last known population is 1981. So basically 30 years. 30 years का मतलब है 3 decades. So your n value is 3. So now our goal is to find out P3, P0 ये आपका last known population है, 3 is your value of n. And now we have to find x bar. P0 आपको already मालूम है 1,28,000. This is your unknown. Now how to find out x bar? X bar क्या है? X bar is the average amount of increase that is happening in the population. So x bar find करने के लिए इसी के सामने मैं एक टेबल बनाती हूँ which is representing x. X is nothing but the increase in population. So x for this particular case will be आपका 1961 और 1951 के बीच का डिफरेंस, दैट इज़ 1,09,000 माइनस 1 लाख. सो x1 की वैल्यू आ जाएगी 9,000. नेक्स्ट इज x2. x2 इज बिटवीन 1971 एंड 1961, दैट इज़ 1,06,000 एंड 16,000 एंड 1,09,000, दैट इज़ इक्वल टू 8,000. एंड x3 की जो वैल्यू है वो आपका 1981 का पॉपुलेशन और 1971 का पॉपुलेशन, उसका डिफरेंस, यानी कि 28 माइनस 16 यानी कि 12,000. और इन तीनों का एवरेज अगर मैं ले लेती हूँ सो दैट विल गिव मी x बार. सो x बार इज़ 9,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 बाय 3. उसका वैल्यू आएगा 9,667. This is my value of x bar. Now let me put all the known values. P3 is equals to P0 plus n times x bar. P0 is 1,28,000. n का वैल्यू है 3. And x bar is 9,667. Okay, so this is giving you value of 1,56,000. That is your option D. So your population at the end of 2011 is equal to 1,56,000. Option D is your right answer.
अगर यही सेम क्वेश्चन मुझे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से फाइंड करना होता या अरिथमेटिक इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से फाइंड आउट करना होता तो उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता एंड योर आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट. फॉर्मूला फॉर, आई विल जस्ट डिस्कस द फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. डेटा सेम रहेगा लेकिन ज्योमेट्रिक इंक्रीज का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. P0 एंड N का वैल्यू सेम रहेगा. R क्या है? R इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन. हमने अरिथमेटिक इंक्रीज के लिए सिर्फ डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन लिया, उस डिफरेंस को मैं ओरिजिनल पॉपुलेशन से डिवाइड करूँ तो मुझे रेट मिलेगा. सो दैट रेट आई विल बी यूजिंग इन ज्योमेट्रिक इंक्रीज फॉर्मूला. सो आपका जो आंसर है वो ज्योमेट्रिक इंक्रीज के लिए इससे ज़्यादा होगा. Similarly, you can use this same data to find out the population using incremental increase method also. So एक ही डेटा से आपके 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. अरिथमेटिक से क्वेश्चन आ सकता है, ज्योमेट्रिक से, या फिर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड. इंक्रीमेंटल में हम क्या करेंगे? इंक्रीमेंटल इंक्रीज में आपका हाफ ऑफ द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. ये जो आपका अरिथमेटिक में है वही चलेगा, उसके बाद ये एडिशनल आ जाएगा. इसमें n जो है वो 3 आएगा, लेकिन व्हाट इज़ द y बार? सो y बार फाइंड करने के लिए पहले हमने जो डिफरेंस लिया था इन पॉपुलेशंस का, उसका हम डिफरेंस लेंगे, वो आपको y देगा, और उन y का एवरेज लेंगे, दैट विल बी योर y एवरेज और y बार. Question 2. A 25 ml sample of treated wastewater requires 175 ml of odor-free distilled water to reduce the odor to a level that is just perceptible. What is the threshold odor number for the water sample? Odor find out करने के लिए हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एंड इन दैट टेस्ट व्हाट डू वी डू इज़ हम 2 टेस्ट ट्यूब्स यूज़ करते हैं. इस एक टेस्ट ट्यूब का एंड आपका जिस वाटर का ओडर हमको फाइंड आउट करना है उसमें रहेगा, और दूसरा जो एंड है वो नॉस्ट्रिल्स के पास रहेगा. और उसमें हम क्या करते जाएंगे? एक आपका ओरिजिनल सैंपल है, और दूसरा उसमें हम डाइल्यूट करते जाएंगे सैंपल को. कब तक डाइल्यूट करेंगे? जब तक आपका ओडर हमें पूरा इनपरसेप्टेबल हो जाता है या आप फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो वो जो वॉल्यूम आएगा वो आपका न्यूमरेटर में आएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सैंपल एट विच ओडर इज नॉट परसेप्टेबल, जिसमें आप ओडर नहीं फाइंड आउट कर सकते, वो आप लेंगे न्यूमरेटर में. डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे? ओरिजिनल सैंपल वॉल्यूम, और इसका जो आप फाइंड करेंगे रेशियो, दैट विल बी योर थ्रेशोल्ड ओडर नंबर. सो इस केस में आपका ओरिजिनल सैंपल वॉल्यूम कितना है? 25 ml. सो फर्स्ट आई विल पुट द डिनोमिनेटर एज 25 ml, और वॉल्यूम ऑफ द सैंपल जहाँ पे ओडर परसेप्टेबल नहीं है वो कितना है? तो आप 175 ml डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपका ओरिजिनल सैंपल वॉल्यूम 25 है. सो टोटल सैंपल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 25, और उसमें मैं 175 ml ऐड कर रही हूँ ताकि आपका ओडर परसेप्टेबल ना रहे. सो दिस इज इक्वल्स टू 25 प्लस 175 बाई 25 विच इज़ इक्वल्स टू 8. सो इस पर्टिकुलर सैंपल का अगर मुझे थ्रेशोल्ड ओडर नंबर फाइंड करना है तो उसका वैल्यू है C, 8. सिंस इट इज़ अ ट्रीटेड वेस्ट वाटर, तो उसका थ्रेशोल्ड नंबर जो है वो चेंज हो सकता है, देयर इज़ नो लिमिट टू इट. लेकिन यही अगर हमारा वाटर सैंपल रहता, जो पोर्टेबल वाटर सैंपल है, तो उसका हमेशा एक लिमिट है जिसके अंदर आपका TON का नंबर फॉल करेगा. दैट लिमिट इज़ बिटवीन 0 to 3. सो ये सेम क्वेश्चन अगर पोर्टेबल वाटर के लिए पूछा जाता तो उसका वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई करेगा. योर मिनिमम वैल्यू विल बी 0, मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू विल बी 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ये अलग अलग टाइप्स के मेथड्स दिए इधर, एरेटर, रैपिड सैंड फिल्टर, सेडिमेंटेशन टैंक, स्लो सैंड फिल्टर. These are the different types of methods which are used in order to treat your water. और इसके सामने इन्होंने क्या दे रखा है?
कौन सी इम्प्योरिटी ट्रीट हो सकती है, एंड यू हैव टू जस्ट सी कि ये जो भी इम्प्योरिटी दी है वो आपके इस मेथड से ट्रीट हो पाती है या नहीं। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एरेटर। एरेटर का यूज़ क्या है, यू आर यूजिंग योर एरेटर इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रेजेंट CO2। इफ़ योर सैम्पल इज़ हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, अगर आप उसके अंदर एडिशनल ऑक्सीजन डालेंगे तो वो CO2 उससे रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा उसमें कोई ओडर सम गैसेज हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, सो वो भी आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे उससे H2S रिमूव हो जाएगा। सो फर्स्ट इज़ करेक्ट, एरेटर ही हम यूज़ करते हैं। आपके पास कास्केड एरेटर है, स्टेप एरेटर है, मैकेनिकल एरेटर है, अलग अलग टाइप्स के एरेटर अवेलेबल है, अलग एफिशिएंसीज हैं उन सब की, बट उन सब का गोल क्या है, ऑक्सीजन ऐड करके एक्सेस CO2 एंड H2S रिमूव करना। सेकेंड इज रैपिड सैंड फिल्टर। ऑप्शन बी एंड डी अगर आप देखेंगे तो दोनों सैंड फिल्टर के टाइप्स हैं, और ऑप्शन सी जो है वो सेडिमेंटेशन टैंक है। सेडिमेंटेशन टैंक के नेम से आपको पता चल रहा है उसमें जो भी इम्प्योरिटी रिमूव होगी वो सेटलेबल होगी। आइदर वो डायरेक्टली सेटलेबल होगी तो हम प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक यूज़ करेंगे, अगर उसको सेटल होने में टाइम लग रहा है तो आगे कोएगुलेशन फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस यूज़ करके फिर उसको सेडिमेंटेशन टैंक में ले जाएंगे। बट बेसिकली ऑल द सेटलेबल एंड कोलॉइडल मैटर रिमूव होगा सेडिमेंटेशन टैंक से। सो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो राइट। अभी ऑप्शन बी एंड डी, आपको पता है सैंड फिल्टर किसी भी चीज़ को हम कब करते हैं, जब उसमें कोई पार्टिकल्स जो आपके नेकेड आइज को दिख रहे हैं वैसे पार्टिकल्स आप रिमूव करना चाहते हैं। सो दोज पार्टिकल्स विच आर विजिबल टू योर नेकेड आइज विच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सेटलिंग, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, तो आप सेडिमेंटेशन में भी उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। सो वैसे टाइप की इम्प्योरिटीज़ के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, सैंड फिल्टर। सो बेसिकली रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर सिर्फ उसका प्रोसेस में डिफरेंस है। स्लो सैंड में ये प्रोसेस स्लोली होगा, ज़्यादा एफिशिएंटली होगा, रैपिड सैंड फिल्टर में इट विल टेक मोर टाइम, बट बोथ आर यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर ओनली। इसलिए ऑप्शन बी इज़ राइट, सी इज़ राइट, डी इज़ रॉन्ग। हार्डनेस जो है वो किसकी वजह से होता है, सस्पेंडेड मैटर से नहीं होता, वो आपका सॉल्युबल सॉल्ट्स की वजह से होता है। जैसे कि आपके कार्बोनेट सॉल्ट्स हैं, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं, उसकी वजह से हार्डनेस इम्पार्ट होता है। तो आप सॉल्युबल सॉल्ट्स को कभी फिल्टर आउट करके रिमूव नहीं कर सकते। सो योर राइट ऑप्शन हियर, पूछा क्या है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, सो राइट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी डी। स्लो सैंड फिल्टर इज नॉट यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस। Pressure relief valve is provided to prevent option A, increase of pressure after certain safe limit, backflow when the pump is stopped, the water flowing out of suction pipe, and none of the above. Pressure relief valve आपको नेम पर से पता चल रहा है उसमें प्रेशर का यूज़ होता है। आपका बिल्डिंग में जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका हेड ऑफ वाटर इंक्रीज होगा। सो सपोज वी जस्ट टेक अ सिंपल एग्जाम्पल कि आपका कोई बिल्डिंग है विथ अ नंबर ऑफ स्टोरीज, आपने नीचे यूजी टैंक यानी कि अंडरग्राउंड टैंक लगाया है, ऊपर ओवरहेड टैंक लगाया है, तो क्या होता जाएगा, इधर से अगर मैं ग्रेविटी से पानी नीचे तक ला रही हूँ तो मेरे जो नीचे वाले फ्लोर्स हैं उनमें ये हेड ऑफ वाटर या कॉलम ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत प्रेशर आएगा वहाँ पे। सो उतना एक्सेस प्रेशर आपकी पाइप को डैमेज कर सकता है। सो टू रिलीव दैट प्रेशर वी मेक यूज़ ऑफ प्रेशर रिलीफ वाल्व। सो योर आंसर इज ए, द इंक्रीज ऑफ प्रेशर आफ्टर सर्टन सेफ लिमिट। आपका बैक फ्लो जब प्रिवेंट करना है आपको, कोई केस में क्या होता है, आपका जो प्रेशर का रिवर्सल होने की वजह से आपका जो फ्लो अगर एक्स डायरेक्शन में जाना अगर उसका अलावेबल डायरेक्शन एक्स है फिर भी वो वाई डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो स्टॉप करने के लिए हम नॉन रिटर्न वाल्व लगाते हैं, ना कि प्रेशर रिलीफ वाल्व। सो योर करेक्ट ऑप्शन हियर इज गोइंग टू बी ए। If 2% of solution of a sewage sample is incubated for 5 days at 20 degree Celsius, solution कितना है 2%, मतलब कि आपका टोटल जो ओरिजिनल वॉल्यूम है अपना वो 2 ml है, लेकिन डाइल्यूट करके हमने उसमें 98 ml वाटर ऐड करके हमने उसको 100 ml सैम्पल बनाया है। उसको हमने इंक्यूबेट किया 5 दिन के लिए 20 डिग्रीज के लिए। तो BOD कैसे फाइंड आउट करेंगे? So what is the formula for BOD? BOD 5 at 20 degree Celsius is difference of your dissolved oxygen levels, DO final minus DO initial into dilution factor.
अभी ये डिप्लीशन इन ऑक्सीजन यानी कि ये जो डिफरेंस है वो आपको 5 ppm दे रखा है। एंड कितना डाइल्यूशन फैक्टर है अपना, सो हमने उसको 2 ml सैंपल को 100 ml बनाया है। So this is my dilution factor, that is 50. So 5 ppm into 50 which is 250 ppm. तो आपके सैंपल का आंसर 5 ppm आएगा, लेकिन हम एक्चुअल सैंपल की बात करें तो उसका BOD depletion is going to be 250 ppm. So your option will be C, 250 ppm. Sludge digestion is done by which type of bacteria? Pathogenic, anaerobic, facultative and aerobic. Aerobic bacteria मतलब जो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वर्क कर सकते हैं। एनाएरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही वर्क कर सकते हैं। फैकल्टेटिव, ऑक्सीजन हो तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेंगे, ऑक्सीजन नहीं है तो भी वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करेंगे। एंड पैथोजेनिक, पैथोजेनिक इज डिजीज कॉजिंग, सो इसमें ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम ऐसे बैक्टीरिया यूज ही नहीं करते। सो आउट ऑफ B, C एंड D विच विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। अभी उसके लिए स्लज डाइजेशन प्रोसेस है क्या? व्हेनेवर यू आर ट्रीटिंग योर वेस्ट वाटर, आप या तो एरोबिक या तो एनाएरोबिक मेथड से ट्रीट करेंगे, लेकिन आप उसमें कर क्या रहे हैं, आपके पास जितना ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लज। अभी ये स्लज में जो भी आपके पास वेस्ट या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ थी वो स्लज में कन्वर्ट हो गई, आपके पानी से वो सेपरेट हो गई, बट इसके अंदर अभी भी ऑर्गेनिक मैटर है तो वो हमें रिमूव करना है। सो वो हम अगेन बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही करेंगे। क्लोज्ड टैंक्स यूज़ होगा इसके लिए, और क्लोज्ड टैंक्स में कौन सा बैक्टीरिया वर्क करेगा? एनाएरोबिक बैक्टीरिया। स्लज डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो क्लोज्ड कंडीशंस में ही हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर एनाएरोबिक बैक्टीरिया यूज़ होगा। आपका स्लज डाइजेशन का मेन पर्पस क्या है? आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर अभी भी है आपके पास उसको हमें ऐसे मैटर में कन्वर्ट करना है जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं है। सो दैट इज़ योर एंड प्रोडक्ट। क्या है इसके लिए? एंड प्रोडक्ट एक ऐसा नॉन ऑर्गेनिक मैटर कंटेनिंग प्रोडक्ट है जो हम फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सके। ठीक है, तो दैट इज़ योर मेन पर्पस ऑफ स्लज डाइजेशन, और उसका हमेशा एनाएरोबिक प्रोसेस में ही किया जा सकता है। इट इज़ अ क्लोज्ड प्रोसेस ओनली। सो क्लोज्ड प्रोसेस में सिर्फ एनाएरोबिक बैक्टीरिया वर्क करेंगे। If DO concentration falls down to 0 in any natural drainage, it indicates the zone of dash. अभी आपके पास कोई भी नेचुरल ड्रेनेज यानी कि कोई भी रिवर या लेक का सेक्शन ले लो, कोई भी रिवर बॉडी का सेक्शन ले लेते हैं, तो उसमें अगर दिस इज़ योर लॉन्गिट्यूडनल रिवर, इसमें अगर कोई भी वेस्ट इम्प्योरिटीज़ नहीं है तो उसका DO फॉल होगा ही नहीं। DO कब फॉल होगा? जब इसके अंदर कोई भी वेस्ट ऐड होती है। सो इस पॉइंट पे अगर आपने वेस्ट ऐड करना चालू किया तो उसका जो इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ पे तुरंत तो आपका DO 0 नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो वेस्ट आया है वो वाटर के अंदर मिक्स होगा, आपका बैक्टीरिया है वो अभी वहाँ पे सेटल होगा अच्छे से, उसको एक लैग फेज लगेगा ताकि वो वहाँ पे एक्लेमेटाइज हो सके। तो तुरंत जो आपका वेस्ट आपने ऐड किया और उसके बाद का ये जो जोन है वहाँ पे आपका DO 0 नहीं होगा, उसको हम कहते हैं जोन ऑफ डिग्रेडेशन, क्योंकि वहाँ पे आपका वेस्ट ऐड हुआ है। थोड़ा सा सेक्शन के बाद की बात करें अगर, दिस इज़ योर नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पे जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन चालू रहता है। मतलब वंस यू गिव सम पोर्शन सम टाइम टू योर बैक्टीरिया टू एक्लेमेटाइज, उसके बाद वो अपना एक्टिविटी 100% चालू कर देंगे। तो इस जोन में क्या हो जाएगा? आपका डिग्रेडेशन एक्टिविटी फुल स्विंग में चालू रहेगा। उसकी वजह से जितना ऑक्सीजन आपके पास आपके इस ड्रेनेज चैनल में था वो सारा यूज़ हो जाएगा, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द पॉइंट, वहाँ पे जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में आपका DO ड्रॉप होके 0 हो जाएगा। सो योर आंसर फॉर दिस इज गोइंग टू बी B, क्योंकि आपको बैक्टीरिया को एक इनिशियल टाइम देना पड़ता है। जनरली कन्फ्यूजन क्या रहता है A एंड B के बीच में, बट आप जैसे ही वेस्ट एंटर करेंगे वैसे बैक्टीरिया काम नहीं स्टार्ट करते। आपने उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक ग्राफ देखा है कि उनका ग्रोथ कैसे होता है। सो उनको एक इनिशियल फेज देना पड़ता है, उसको लैग पीरियड कहते हैं, जिसमें वो एक्लिमेटाइज होते हैं। तो इसमें भी ये जो हमने डिग्रेडेशन फेज दिया है उसमें एक्लिमेटाइजेशन होगा, उसके बाद जो है आपका एक्चुअल प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया इज गोइंग टू स्टार्ट, और उसकी वजह से एक्टिव डिकम्पोजिशन एरिया वो है जहाँ पे DO कॉन्सेंट्रेशन फॉल्स डाउन टू 0।
इसके बाद के भी 2 डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद का जो फेज़ है, यहाँ पे पूरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। अभी स्लोली क्या होगा, रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि तुरंत आपका जितना इनिशियल DO था उतना तुरंत अचीव नहीं होगा, बट स्टिल इट विल बी लार्जर देन दिस वैल्यू, 0 से ज़्यादा वैल्यू होगा। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 मिलीग्राम्स पर लीटर का होगा वैल्यू, ताकि आपका एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक लाइफ है वो सर्वाइव कर सके। और इसके बाद आएगा लास्ट फेज विच इज़ योर जोन ऑफ क्लीनर वाटर। जोन ऑफ क्लीनर वाटर में क्या आएगा, इट इज़ वेरी मच अवे फ्रॉम योर जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। तो आपका जो इनिशियल आपने ये वेस्ट डाला उससे पहले का जो फेज था उसमें जो DO लेवल है एंड इसमें DO लेवल है वो ऑलमोस्ट मैच हो जाएंगे। सो दिस इज़ योर लास्ट फेज, दैट इज़ क्लीनर वाटर। बट यहाँ पर क्या है, DO कॉन्सेंट्रेशन फॉल्स डाउन टू 0 विच इज़ अकरिंग ओनली इन एक्टिव डिकम्पोजिशन फेज। When rainy season is confined to a few months like that in India, preferred sewerage system should be combined system, separate system, partially separate system or none of the above. So यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया जहाँ पे ओनली 3 months ऑफ रेनफॉल रहता है वहाँ पे आपको कौन सा टाइप का सीवर सिस्टम यूज़ करना चाहिए। अभी दीज आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ सीवरेज सिस्टम। सेपरेट सिस्टम में क्या है, आपका जो वेस्ट है यानी कि सॉइल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक म्यूनिसिपल वेस्ट, उसके लिए हम एक वेस्ट सुअर पाइप देते हैं, वो हम सेपरेट रखते हैं। और दूसरा कौन सा पाइप है, स्टॉर्म ड्रेनेज के लिए, यानी कि जो रेन वाटर रोड्स पे एक्यूमुलेट होता है उसका एक पाइप देते हैं। तो सेपरेट के केस में दोनों सेपरेट रहेंगे, कंबाइंड के केस में दोनों कंबाइंड रहेंगे। और पार्शियली सेपरेट मतलब पार्शियली सेपरेट में क्या रहेगा, आपका म्यूनिसिपल जो वेस्ट है उसका कुछ वॉल्यूम हम मिक्स करेंगे, कुछ वॉल्यूम हम सेपरेटली पास होने देंगे। बट अगर आप ही सोचिए आपके पास 2 सेपरेट सीवर सिस्टम्स है, एक में आप स्टॉर्म वाटर डाल रहे हैं, एक में आप वेस्ट सीवर डाल रहे हैं। नाउ यू नो दैट देयर इज़ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इन बिल्डिंग सच पाइप्स। अगर आपके पास कोई ऐसा देश है जहाँ पे ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर आपका हैवी बारिश रहता है, तो वैसे केस में हम बोल सकते हैं कि हम ये दोनों सेपरेट रखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट देना ही नहीं है। अगर ऐसे केस में हम दोनों को ऐड कर दें तो आपका जो वेस्ट वाटर सिस्टम है उसका लोड बढ़ जाएगा। सो केस 1 अगर हम बात करें, कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है या जोन है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल हाई रहता है, वहाँ पे अगर हम दोनों को सेपरेट रखें तो क्या फ़ायदा है, इनिशियल कॉस्ट आ जाएगा आपका, ये आप पूरा पाइप्स ले डाउन करेंगे, लेकिन थ्रू आउट द ईयर दोनों को सेपरेट रखा है तो इसको हम सीधा रिवर में वापस डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसको हमने अगर मिक्स कर दिया तो आपका जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है उस पर लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा वॉल्यूम ऐसा होगा जिसको उतना ट्रीटमेंट चाहिए ही नहीं। अगर हम ऐसा कोई कंट्री लेते हैं इंडिया जैसा जहाँ पे सिर्फ 3 months है, तो वैसे केस में अगर हम सेपरेट दे दें देन इन दैट केस इट विल नॉट बी इकोनॉमिकल, क्योंकि जितना पैसा आप उसको सेपरेटली ले डाउन करने में जा रहा है उससे अच्छा आप उसको 3 महीना एक ही पाइप में दोनों फ्लो करने दो। सो फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया कंबाइंड सिस्टम इज मोस्ट प्रेफर्ड, बट फॉर अ कंट्री वेयर फ्रीक्वेंटली रेनफॉल इज अकरिंग वी शुड गो फॉर सेपरेट सिस्टम। स्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरमेंट इन द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया है, हाइट इन मीटर्स वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये आपने ग्राफ एयर पॉल्यूशन में देखा है, मीट्रोलॉजी में यूज़ किया होगा। एक है आपका ELR, सेकेंड इज़ योर ALR। व्हाट इज़ योर ELR? एनवायरमेंटल लैप्स रेट। मतलब कहीं पे भी आप खड़े हैं, आपके ऊपर जो एयर है उस एयर पार्सल का एक पर्टिकुलर रेट रहेगा जिससे उसमें जो हीट है वो डिक्रीज़ होगी, उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा। मतलब जैसे जैसे आपकी एयर की हाइट आपके ट्रोपोस्फियर में आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, इट विल ट्राई टू कूल डाउन। दैट इज़ योर ELR। नाउ दिस ELR इज़ डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, रेनफॉल, क्लाइमेट, विंड, इसकी वजह से हर एक जगह पे ELR डिफरेंट रहेगा। ALR क्या है? एडियाबैटिक लैप्स रेट। मीन्स आपकी जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें से जो शाफ्ट्स बाहर आ रहे हैं, जो स्मोक बाहर आ रहा है, आपकी जो चिमनीज़ है उनमें से जो स्मोक बाहर आ रहा है,
उसमें भी सेम थिंग होगा, जैसे जैसे वो भी ऊपर जाएगा उसका जो हीट है वो डिक्रीज होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. सो दैट रेट इज डिनोटेड बाय ALR. अभी डिफरेंस क्या है, ALR जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से डिपेंडेंट नहीं है, वो एक पर्टिकुलर गैस की प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ALR इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट. बट ELR जो है वो चेंज होगा. सो उसके रिस्पेक्ट में ये एक पर्टिकुलर केस है. उसके अलावा भी आपके पास 2 केसेस है. इसमें क्या है, ELR जो है वो ALR से ज़्यादा है. सिमिलरली यू कैन हैव अदर केस वेर योर ELR तो वही का वही, ALR विल बी एट द सेम पोजिशन, बट जो ALR है वो यहाँ पे बना दिया. मतलब कि इन दिस केस दिस इज माई ALR एंड दिस इज माई ELR. सो इस केस में क्या है, ALR इज ग्रेटर देन ELR. इस केस में क्या है, ELR, ये जो आपका ग्राफ दिया है दैट इज फॉर ELR ग्रेटर देन ALR. और तीसरा जो केस है जो दोनों आपका EL और ALR दोनों एक ही पॉइंट पे है, मतलब एक ही लाइन से मैं डिनोट कर सकती हूँ ELR एंड ALR को, दैट इज ELR इक्वल्स टू ALR. अभी कौन से केस को आप स्टेबल बोलेंगे, किसको अनस्टेबल और किसको न्यूट्रल? ऑब्वियसली जब दोनों आपका रेट सेम है दैट विल बी योर न्यूट्रल कंडीशन. विच विल बी अनस्टेबल एंड विच विल बी स्टेबल आउट ऑफ दीज टू? बेसिकली अगर आपका ELR ज़्यादा है, ठीक है, आपका एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज़्यादा है, मीन्स आपका एयर ज़्यादा फास्ट कूल डाउन कर रहा है, तो उसके साथ साथ जो आपका एयर पार्सल है, जो वार्म एयर पार्सल है, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसको और जल्दी रिडक्शन होने की एक मैकेनिज्म मिल जाएगा. अगर मेरा ELR ही लो है तो मेरा ALR भी ऊपर जाके लो हो जाएगा. सो इफ़ माई ELR इज़ ग्रेटर देन ALR तो मेरा जो वार्म पार्सल ऑफ एयर है वो भी अपनी एक्टिविटी फास्ट करने लगेगा, एंड दैट इज़ योर अनस्टेबल कंडीशन. एंड वी वांट दिस अनस्टेबल कंडीशन टू एग्जिस्ट ऑलवेज, ताकि आपका जो भी फ्यूम्स या स्मोक आ रहा है वो जल्दी से जल्दी ऊपर चले जाए, आपके सराउंडिंग एयर में मिक्स ना हो. सेकेंड केस क्या है, ALR आपका ज़्यादा है, मतलब ELR इज़ लोअर. तो जैसे मेरा वार्म एयर पार्सल ऊपर जा रहा है उसको क्या मिल रहा है, आजू बाजू की एयर जो है वो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर लो डाउन हो रहा है, तो वो भी अपना टेम्परेचर धीरे से लो डाउन करेगा. सो दैट इज़ माई स्टेबल कंडीशन. इस केस में क्या प्रॉब्लम आएगा, आपका जो भी वार्म एयर पार्सल है उसका टेम्परेचर जल्दी रिड्यूस नहीं होगा और वो सराउंडिंग एयर में मिक्स होता जाएगा. So for this particular case, if we consider ELR is greater than ALR, so it will be the unstable condition. अगर आपका ALR ज़्यादा है ELR से तो stable condition, and if ELR is equal to ALR, it will be neutral condition. Then what is the inversion condition? कभी particular time period में ऐसा भी देखने को मिलता है, suppose there is some winter season या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग. उस केस में क्या होगा, ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट विल इंक्रीज. सो दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन कंडीशन. यहाँ पे तो इन्वर्जन हो ही नहीं रहा है, आप पहले इसको कैंसिल कर सकते हैं, आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ, तो आपका C ऑप्शन तो पॉसिबल है ही नहीं. सिमिलरली ये भी आप देख सकते हैं दोनों के रेट्स डिफरेंट है तो न्यूट्रल भी नहीं होगा. अब आपको चूज़ कौन सा करना है, A या फिर B में से. इसके लिए आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर A, ELR हैज़ टू बी ग्रेटर देन ALR, एंड व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर B, ALR हैज़ टू बी ग्रेटर देन ELR. सो आपकी इस कंडीशन के लिए आंसर विल बी अनस्टेबल. Among the following, which equipment cannot be used for measurement of noise? Sound level meter, octave band analyzer, tintometer and cassette recorder. ठीक है, it is a very simple question. ऑप्शन ए से आपको पता चलता है it is a sound level meter, so of course it can be used for measuring of sound or noise. Octave band analyzer. Octave band is also related to that frequency जिसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो लोएस्ट से डबल रहेगी. मतलब फ्रीक्वेंसीज क्या है, अल्टीमेटली रिलेटेड टू साउंड या नॉइज़. तो आपका बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. कैसेट रिकॉर्डर ऑफ कोर्स इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ साउंड, तो डी ऑप्शन भी नहीं है.
एंड आपको पता है टिंटोमीटर इज़ नॉट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ साउंड, टिंटोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ कलर। इसीलिए आपका ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन क्या है, टिंटोमीटर, बिकॉज व्हाट आपको पूछा क्या गया है, कौन सा इक्विपमेंट आप यूज़ नहीं करते नॉइस के मेजरमेंट के लिए, सो इट इज़ गोइंग टू बी टिंटोमीटर। Okay, so with this series we end this particular discussion, and we will also be continuing with the other subjects. So till then please stay healthy and study smartly. Thank you.